हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में आप एनडीए, एसएससी संबंधी कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास साइंस संबंधी पार्ट के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। इस वीडियो में लगभग 50 MCQ साइंस के करवाए जाएंगे। 50 में से साथ में आप भी ट्राई करो 50 में से आपके कितने सही रहे। अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 1, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है मछली पालन, ऑप्शन 2 रेशम की खेती, ऑप्शन थर्ड है मधुमक्खी पालन, ऑप्शन फोर्थ है पक्षी पालन। सेरिकल्चर शब्द किसी से संबंधित है? ये रेशम की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। इसी के साथ में मछली पालन उससे संबंधित वर्ड्स क्या होता है शब्द? तो या तो आपको मत्स्य पालन मिल सकता है, मत्स्य पालन, यह ऑप्शन में आपको मिल सकता है पिसिकल्चर। क्या मिल सकता है? पिसिकल्चर। दोनों वर्ड्स याद रखना है। मधुमक्खी से संबंधित क्या वर्ड्स है? तो याद रखना एपिकल्चर, एपिकल्चर। मधुमक्खी से संबंधित पालन एपिकल्चर, मछली पालन पिसिकल्चर और रेशम की खेती से संबंधित सेरिकल्चर। प्रश्न संख्या 2, सेब से संबंधित रोग खाली जगह के रूप में जाना जाता है। इस 4 रोग में से सेब से संबंधित रोग कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है फायर ब्लाइट, ऑप्शन 2 रेड रस्ट रोग, ऑप्शन 3 टिक्का रोग, ऑप्शन 4 है ग्रीन ईयर रोग। तो सेब से संबंधित रोग कौन सा है? ये फायर ब्लाइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा टिक्का रोग, ये किसी से संबंधित है? तो ये याद रखना मूंगफली की फसल से संबंधित रोग है। मूंगफली से संबंधित रोग कौन सा है? तो टिक्का रोग मूंगफली की फसल से संबंधित रोग है। इसमें से ग्रीन ईयर रोग ये बाजरा और घासकुल के पौधे में होता है। किसमें? मुख्य रूप से आपको बाजरा याद रखना है, घासकुल में होता है। रेड रस्ट रोग ये चाय में होता है, होने वाला मुख्य रोग है। प्रश्न संख्या 3, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है चमड़ा, ऑप्शन 2 तेल की बीज, ऑप्शन 3 है जूट, ऑप्शन 4 है कपास। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 4, खाली जगह वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं, उन्हें क्या कहता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट वृक्ष वानिकी, ऑप्शन 2 वन संरक्षण, ऑप्शन 3 है कृषि वानिकी, ऑप्शन 4 है वृक्ष संरक्षण। तो इसे क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 5, भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है शीत, ऑप्शन 2 ग्रीष्म, ऑप्शन 3 शरद, ऑप्शन 4 है वर्षा। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने किस ऋतु में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, शरद ऋतु में आते हैं। प्रश्न संख्या 6, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत, ऑप्शन 2 कोलंबिया, ऑप्शन 3 ब्राजील, ऑप्शन 4 है चीन। तो कौन सा देश जूट के उत्पादन में अग्रणी है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से भारत रहेगा। अगर आपको बांग्लादेश ऑप्शन में मिल जाए, कौन सा देश? बांग्लादेश, तो आपको राइट करना है। सबसे अधिक जूट कहाँ उत्पादित होता है? बांग्लादेश में। उसके बाद में भारत ऑप्शन आता है। भारत में अगर कोई राज्य आपको पूछ ले तो याद रखना है पश्चिम बंगाल जूट उत्पादित सर्वाधिक करता है। प्रश्न संख्या 7, खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है जुलाई अगस्त में, ऑप्शन 2 सितंबर अक्टूबर में, ऑप्शन 3 है जनवरी फरवरी में, ऑप्शन 4 है मार्च अप्रैल में। तो खरीफ की फसल कब कटाई होती है? ये सितंबर अक्टूबर में होती है। इसकी बुवाई कब होती है? तो याद रखना इसकी बुवाई जुलाई में होती है, जून जुलाई में, जून जुलाई में। अगर जून जुलाई नहीं मिले, अगर जुलाई अगस्त भी आपको ऑप्शन में मिले तो उसको भी राइट करना है। प्रश्न संख्या 8, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? ऑप्शन फर्स्ट है
उच्च उपज वाली किस्म के बीज यूज किए गए थे, ऑप्शन 2 में है। निम्न पोषण वाली किस्म के, ऑप्शन 3 उच्च पोषण वाली किस्म के, ऑप्शन 4 है निम्न उपज वाली किस्म के। तो भारत के हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों की अहम भूमिका थी? तो उच्च उपज वाली किस्म के बीज उपयोग में लिए गए थे। प्रश्न संख्या 9, कपास को उगने के लिए खाली जगह, तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त यानी कि पाले रहित, खाली जगह, दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से उच्च तापमान और 210 पाला रहित दिन, ऑप्शन 2 है कम तापमान और 150 दिन पाला रहित पाला मुक्त दिन, ऑप्शन 3 है कम यानी कि कम, यहाँ आप भरोगे तो कम तापमान और 210 दिन पाला रहित, ऑप्शन 4 है उच्च तापमान और 150 दिन पाला रहित। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। कपास को उगने के लिए उच्च तापमान, कैसा तापमान चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, और उसके साथ में पाले से मुक्त या पाला रहित भी ऑप्शन में आ सकता है। पाला रहित 200 दिन, 210 दिन या 200 के आसपास में ऑप्शन मिल सकता है दिन। तेज धूप की आवश्यकता होती है कपास की खेती के अच्छी उपज के लिए। प्रश्न संख्या 10, रबी की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट है रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ऑप्शन 2 है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राज्य गेहूं और अन्य फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं। ऑप्शन 4 है इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु से अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। तो आपको गलत को अलग करना है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है, ये गलत ऑप्शन है। इसके अलावा 3 ऑप्शन है रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के मध्य बोया जाता है, ये सही है। और काटा कब जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 के हिसाब से ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य इस फसल को, रबी की फसल को काटा जाता है। और इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं मुख्य रूप से। प्रश्न संख्या 11, एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है। किसका संश्लेषण करने में? लिपिड्स का संश्लेषण करने में असमर्थ है। उसका निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है मृषिण, अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 2 है गोल्जी काय, ऑप्शन 3 है लयन काय, ऑप्शन 4 है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में मिल सकता है। तो लिपिड संश्लेषण करने में असमर्थ है कोई कोशिका, तो उसमें कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा मृषिण, अंतर्द्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER ऑप्शन में आपको मिल सकता है। प्रश्न संख्या 12, जीवाणु कशापिका के 3 भाग हैं। जीवाणु की जो कशापिका होती है उसके 3 भाग है, वो कौन कौन से ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है तंतु, ऑप्शन फर्स्ट में तंतु, अंकुश दूसरा भाग और तीसरा आधारीय सिरा, ऑप्शन 2 सिर, पूंछ और अंकुश, ऑप्शन 3 है तंतु, पूंछ और अंकुश, ऑप्शन 4 है आधारीय शरीर, पूंछ और तंतु। जो जीवाणु कशापिका होते हैं उनके 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 13, जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? जो जीवाणु कोशिका है उसके कोशिका आवरण होता है, उसका सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन 2 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 3 है ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन 4 है साइटोप्लाज्मा। तो जीवाणु कोशिका का आवरण के सबसे बाहरी परत पाई जाने वाले को क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14, प्लाज्मिड DNA का कार्य की पहचान करनी है। ऑप्शन फर्स्ट है
रक्त कोशिकाओं को बनाना ऑप्शन 2 है। RNA का निर्माण, किसका? RNA का निर्माण, अलग से लिख लेता, RNA का निर्माण। ऑप्शन 3 है। दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन 4 है। जीवाणु को कुछ विशिष्ट समलक्षण या लक्षण प्रदान करना। तो प्लाज्मिड DNA का कार्य क्या है? ये जीवाणु को कुछ विशिष्ट समलक्षण या लक्षण प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 15। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या किसने की थी 1935 में? ये बताना है। ऑप्शन 1 है MOP अयंगर, ऑप्शन 2 FE फिच ने, ऑप्शन 3 है कैरलस लिनियस ने, ऑप्शन 4 है विलियम हेनरी ने। तो 1935 में शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, FE फिच ने व्याख्या की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 2 थैलेफाइटा, ऑप्शन 3 एंजियोस्पर्म, ऑप्शन 4 टेरिडोफाइटा। तो शैवाल के समूह को क्या कहता है? थैलेफाइटा कहता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है? इसमें से पादप जगत का उपसमूह नहीं है, ये बताना। ऑप्शन 1 है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन 2 एंजियोस्पर्म, ऑप्शन 3 थैलेफाइटा और ऑप्शन 3 क्या? हेमिकॉर्डेटा। तो इसमें से पादप जगत से संबंधित उपसमूह कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 3 में दे रखा हेमिकॉर्डेटा, ये इससे संबंधित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 18। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर खाली जगह एक साथ रहते हैं। क्लोरोफिल युक्त पार्टनर कौन सा है? शैवाल। और इसके साथ में कौन सा होता है ये बताना है। ऑप्शन 1 है कवक और बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 शैवाल और वायरस, ऑप्शन 3 है शैवाल और कवक, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 5 क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और इसके साथ में दूसरा कौन सा है? कवक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। कवक और शैवाल का सहजीवन है। लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल का सहजीवन है। इसमें शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, और कवक भोजन और खनिज लवण उसको प्रोवाइड करता है और स्थान देता है। ये दोनों का सहजीवन चलता है साथ में। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थल चर एम्फीबियन कहा जाता है? वनस्पति जगत का एम्फीबियन किसे कहा जाता है ये बताना। ऑप्शन 1 है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 2 थैलोफाइटा, ऑप्शन 3 है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन 4 है अनावृत बीजी। तो इनमें से वनस्पति के एम्फीबियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 राइट है ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबियन कहते हैं, जल स्थल चर कहते हैं। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है ये बताना है। ऑप्शन 1 कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन 2 मुकुलन, ऑप्शन 3 परागण, ऑप्शन 4 है बीजाणु निर्माण। तो इसमें से अलैंगिक जनन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 3 राइट है परागण। यह अलैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 21। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं है। उस समूह की आपको पहचान करनी है जिसके पादपों की शारीरिक संरचना क्या है? स्पष्ट नहीं है। उन पादपों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन 2 एंजियोस्पर्म, ऑप्शन 3 है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 4 है थैलोफाइटा। तो उसे क्या कहा जाता है? जिनका शारीरिक संगठन है संरचना स्पष्ट नहीं है उसे थैलोफाइटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की क्लास है वो मंथली प्रोवाइड करवाई जाएगी, और साथ में जीके जीएस क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, जीएस क्लासेस। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। प्रश्न संख्या 22।
निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ऑप्शन फर्स्ट है मार्सिलिया, ऑप्शन टू क्लेडोफोरा, ऑप्शन थर्ड है मोनोकॉट, ऑप्शन फोर्थ है मर्चेंटिया। तो ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन फोर्थ रहेगा मर्चेंटिया। प्रश्न संख्या 23, निषेचन के बाद फल और बीज का उत्पन्न होता है, फल और बीज का निर्माण किससे होता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रमशः बीजांड और अंडाशय से, ऑप्शन टू है क्रमशः अंडाशय और बीजांड से, ऑप्शन थर्ड है अंडाशय से बीजांड की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन फोर्थ है बीजांड से अंडाशय की आवश्यकता नहीं। तो इसमें से फल और बीज का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण होता है अंडाशय से। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। तो इस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। तो फल का निर्माण है वो अंडाशय से होता है और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? गलत को अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है। ऑप्शन 2 है कमजोर तना जो शाखा सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? लता। ऑप्शन थर्ड है पर्णवृंत। पर्णवृंत किसे कहते हैं? पत्ती को तने से जोड़ता है, उन्हें पर्णवृंत कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना क्या कहलाता है? पेड़ कहलाता है। एक गलत है। अगर आधार के पास शाखाओं का हो रहा है तो वो झाड़ी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? झाड़ी। झाड़ी आधार के पास है, अलग अलग शाखाओं का विस्तारित हो जाती है तो उसे झाड़ी कहते हैं। जो पेड़ होता है उसकी टहनियाँ होती हैं, उसकी शाखाएं ऊपर जाके विस्तारित होती है। एक तना मुख्य तना होता है। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित में से कौन सा पादप लवक मंड तेल और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित करता है ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हरित लवक, ऑप्शन 2 अवर्णी लवक, ऑप्शन थर्ड वर्णक लवक, ऑप्शन फोर्थ है पीत लवक। तो पादप लवक मंड तेल और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित कौन करता है? ये अवर्णी लवक करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 26, जलीय पादपों में बड़ी वायु थैलियाँ एयर सैक होते हैं, उनमें उत्प्लावन प्रभाव प्रदान करती हैं। ये थैलियाँ निम्नलिखित में ऐसे किस प्रकार के ऊतकों द्वारा घिरी रहती है ये बताना है। जो जलीय पादप होते हैं उसमें क्या होता है? बीच बीच में वायु थैलियाँ एयर सैक होते हैं जो उनको उत्प्लावक बल क्या पानी में नीचे से ऊपर की ओर बल एक कार्य करता है जिससे वो जो जलीय पादप है ऊपर की ओर बने रहते हैं। तो ये थैलियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतकों से घिरी रहती है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मृदुतक पेरेन्काइमा, ऑप्शन 2 श्लेषोत्तक कोलेनकाइमा, ऑप्शन थर्ड है दृढ़तक स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन फोर्थ है सम्मिश्र उत्तक। तो एयर से किससे घिरी होती है? मृदुतक या पेरेन्काइमा कोशिकाओं से घिरी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 27, पादपों में जाइलम उत्तक का खाली जगह भाग भोजन का भंडारण करता है। इनमें से भोजन का भंडारण कौन सा करता है जाइलम का ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है जाइलम फाइबर, ऑप्शन 2 जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन थर्ड है वाहिनिका, ऑप्शन फोर्थ है वाहिका। तो पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है? तो भोजन का भंडारण जाइलम पेरेन्काइमा वाला भाग भोजन का भंडारण करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 28, खाली जगह संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अंगतंत्र, ऑप्शन 2 अंग, ऑप्शन थर्ड अणु, ऑप्शन फोर्थ उत्तक। तो संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 29, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, ऑप्शन 2 कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ऑप्शन थर्ड है कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो रंध्र है खुलने बंद होने का कारण क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। कोशिकाओं में पानी की मात्रा, उसका आंशिक दाब जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, कोशिकाओं की पानी की मात्रा। प्रश्न संख्या 30, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के खाली जगह तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है हरे और नीले, ऑप्शन 2 हरे और लाल, ऑप्शन थर्ड है लाल और नीले, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन फिफ्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, लाल और नीले। कौन सा? लाल और नीले रंग को तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। प्रश्न संख्या 31, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें से एक में क्या है? अशुद्ध जल है। अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन लिया गया और दूसरे में क्षारीय विलयन लिया गया। इनमें से किस में लाल लिटमस को नीला कर देता है ये बताना है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको 3 प्रश्नावलियां दी रखी है। जैसे 3 प्रश्नावलियां बना लेते हैं। 3 प्रश्नावलियों में एक में क्या भर रखा है? अशुद्ध जल भर रखा है, दूसरे में अम्ल और तीसरे में क्षारीय विलयन भरा हुआ है। तो इसमें जैसे जलीय विलयन हो गया, जलीय विलयन, इसमें अम्ल और इसमें क्षार। अभी इसमें इस प्रश्न में पूछा गया किसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो जो जलीय विलयन है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अम्ल और क्षार में प्रभाव पड़ेगा लिटमस पत्र के अनुसार सूचक में। तो अम्ल क्या है? अम्ल ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल का गुण क्या होता है? ये लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये नीले को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? ये लाल को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है। तो इसने क्या पूछा? लाल को नीला कौन करता है? तो क्षार ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, क्षार। लाल को नीला कर देता है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 राइट है, क्षार। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न संख्या 32, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच खाली जगह होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, 10। कितना होता है? 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। किसे याद रखना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है ये क्षार है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को खाली जगह कर देता है, अभी बताया था। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। अम्ल के लिए याद रखना अनिल। क्या याद रखना है? अनिल। अनिल एक वर्ड से आपको याद रखना है किसी का नाम। अ मतलब अम्ल। अ मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। नीला, नीला, और ल यानी कि लाल। यानी कि अम्ल लिटमस पत्र पर नीले को लाल कर देता है, ये याद रखना है। अगर ये याद रखा तो इसका उल्टा क्षार भी याद रहेगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये क्षार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसको राइट करना। राइट कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ऑप्शन 2 है वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 8.2 से कम हो जाता है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऑप्शन थर्ड है जीव विस्तृत पीएच को जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ है
मुंह के पीएच का मान 1.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। जितनी भी उपापचय मानव शरीर में होती है वो 7 से 7.8 के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। वर्षा के जल का पीएच मान 8.2 ये बहुत गलत है। अम्लीय वर्षा 5.6 से अगर कम है तो अम्लीय वर्षा का कारण होता है, और दंत क्षय भी यही होता है। 5.6 से अगर कम पीएच मान है तो दंत क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य दूध का पीएच मान, सामान्य दूध होता है वो हल्का अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ऑप्शन ए है 9.1 से 9.1 से 9.3, और ऑप्शन बी है 6.7 से 6.9, ऑप्शन सी है 8.1 से 8.3, और ऑप्शन डी है 5.4 से 5.6। तो इसमें से कौन सा राइट रहेगा? हल्का सा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसके हिसाब से ये दो रॉन्ग हो जाएंगे, दो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। कैसे कि 7 से अधिक पीएच मान क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसे होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। दो ऑप्शन गलत हो गए, और ये ज़्यादा अम्लीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। हल्का अम्लीय 6.7 से 6.9 के बीच में सामान्य दूध का पीएच मान होता है। दूध जो सामान्य दूध होता है वो सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो उसमें कैसिन प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद होता है। दूध के सफ़ेद होने का कारण क्या? कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है। प्रश्न संख्या 37, यदि अमोनियम आयन की संयोजकता, यदि अमोनियम आयन की संयोजकता कितनी है? +1, और कार्बोनेट ऋणायन की संयोजकता कितनी है? -2। तो निम्नलिखित में ऐसे अमोनियम कार्बोनेट का सही आणविक सूत्र कौन सा है ये बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आपकी तैयारी में कुछ हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है? जो अमोनियम आयन है उसकी अमोनियम आयन NH4+1, और कार्बोनेट है CO3-2 संयोजकता है। तो जब भी इसका आणविक सूत्र आपको बनाना हो तो याद रखना इसकी संयोजकता इसके नीचे आएगी, फर्स्ट वाले के, इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? इसकी संयोजकता तो NH4 होल प्राइज में लेना है, और 2 इसकी संयोजकता नीचे आ गई 2, और इसकी संयोजकता इसके नीचे CO3, तो +1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, CO3। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4 होल प्राइज 2 CO3। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में ये मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में NH4 होल प्राइज 2 CO3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन है। जितने भी आणविक सूत्र है ऐसे ही बनाने हैं। प्रश्न संख्या 38, 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है, तब उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? ये कौन सा नियम है? ऑप्शन फर्स्ट है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन 2 बॉयल का नियम, ऑप्शन 3 अवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन 4 है डाल्टन का नियम। तो ये कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम है कि गैस का जो आयतन है परम तापमान के साथ बढ़ता है, और परम तापमान के घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। ये चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग है। कब? जब दाब समान हो। याद रखना, दाब समान है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्राहम का नियम, ऑप्शन 2 केपलर का नियम, ऑप्शन 3 पास्कल का नियम, ऑप्शन 4 डाल्टन का नियम। तो गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये कौन सा नियम है? ये डाल्टन का नियम है। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 40, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार
एका एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना था, जिसे बाद में गैलियम द्वारा बदल दिया गया। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी व्यवस्थित की जा रही तो एक एल्यूमिनियम से मिलते जुलते उसके गुण का दूसरे तत्व खोजा गया। कौन सा? इका या एका मिल सकता है। इका भी आपको इका एल्यूमिनियम, जिसका नाम क्या दिया गया, उससे एल्यूमिनियम से मिलते जुलते गुण रखने वाले, तो इका एल्यूमिनियम नाम दिया गया एल्यूमिनियम। बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया? गैलियम रखा गया। क्या रखा गया? गैलियम। तो उसका परमाणु भार कितना था ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 68, ऑप्शन 2 95, ऑप्शन थर्ड है 50, ऑप्शन फोर्थ है 83। तो उस गैलियम तत्व का नाम रखा गया, बदला गया, तो उसका परमाणु भार कितना था? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा 68। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 से 71, 57 से 71 के बीच है? कौन से तत्व है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट क्षारीय धातु है, ऑप्शन 2 हेलोजन, ऑप्शन थर्ड एक्टिनॉइड्स, ऑप्शन फोर्थ लैंथेनॉइड्स। तो 57 से 71 के बीच में कौन सी धातु आती है? लैंथेनॉइड आती है। प्रश्न संख्या 42, आवर्त सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ और अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है? अधातु कौन से समूह में रखा गया ये बताना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन फर्स्ट है समूह 2 में, ऑप्शन 2 है समूह 1 में, और ऑप्शन थर्ड है समूह 3, ऑप्शन फोर्थ है समूह 17 में। तो अधातु किस में? एक हल्का सा आवर्त सारणी का डायग्राम देखना। जैसे ये आवर्त सारणी बनी हुई है, तो इस आवर्त सारणी में यहाँ पर इस साइड में ये सभी धातुएं हैं। ये कौन सी है? धातुएं हैं। और यहाँ पे बीच में जब आप देखोगे तो यहाँ पे जिग-जैग की लाइन में आपको एक लाइन दिखेगी। इसके आसपास में ये उपधातु है। कौन सी है? उपधातु। और इस साइड में जितने भी है ये अधातु है। कौन सी है? अधातु। तो आपको अधातु पूछी है, तो इस साइड में कौन से ग्रुप आते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर समूह 17 राइट रहेगा। ऑप्शन फोर्थ राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 43, किसने 3 रासायनिक तत्वों सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रत्येक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया गया? इन 3 तत्वों सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की किस वैज्ञानिक ने ये बताना है। और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्व के प्रत्येक के 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जा सकता है, ये किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है जॉन डाल्टन, ऑप्शन 2 जैकब बर्जेलियस ने, ऑप्शन थर्ड निल्स बोर ने, ऑप्शन फोर्थ है हेनिक ब्रांड ने। तो सेरियम, थोरियम, सेलेनियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? जैकब बर्जेलियस है। और आधुनिक विधि तैयार की जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है, ये किसने किया? जैकब बर्जेलियस ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 44, संगीत के सुरों का कौन सा नियम पर आधारित है? संगीत में सुर कितने होते हैं? जैसे 8 होते हैं, तो उसके आधार पर कौन सा नियम है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है अष्टक नियम, ऑप्शन 2 मेंडलीव का नियम, ऑप्शन थर्ड है न्यूटन का नियम, ऑप्शन फोर्थ है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित है, कौन संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट रहेगा अष्टक का नियम। प्रश्न संख्या 45, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है तत्व 97, ऑप्शन 2 में तत्व 108, ऑप्शन थर्ड है तत्व 90 90, ऑप्शन फोर्थ है तत्व 103 103। तो किसका नाम दिया गया? सीबोर्गियन तत्व। ऑप्शन 2 राइट रहेगा तत्व 108। प्रश्न संख्या 46, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूह के गुणों से मेल खाता है? हाइड्रोजन के जो आवर्त सारणी है किन 2 समूह के गुणों से मेल खाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है समूह 1, समूह 2 और समूह 4, ऑप्शन 2 में है समूह 1 और समूह 3, ऑप्शन थर्ड है समूह 1 और समूह 17, ऑप्शन फोर्थ है समूह 2 और समूह 17। तो जो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में
दो समूह के गुणों से मेल खाता है, वो कौन कौन से है? समूह 1 और समूह 17। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है? जैसे आवर्त सारणी है, इसमें बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होता है? वो गुण धर्म घटता है और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ता है। कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट आयनन ऊर्जा, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऑप्शन 3 है विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन 4 है परमाणु की त्रिज्या। तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ये क्या? परमाणु त्रिज्या है। ऑप्शन 4 राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 48, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में, ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है कोलकाता, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 कानपुर, ऑप्शन 4 मैसूर। तो राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 49, फल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, ऑप्शन 2 सीबोर, ऑप्शन 3 कानपुर, ऑप्शन 4 है शिमला। तो फल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये सीबोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। आज का लास्ट प्रश्न, केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 है गंगानगर, ऑप्शन 4 है जैसलमेर। तो कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।